नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रा यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखलाओं के बारे में। जैसा कि दोस्तों हमारा जानते हैं, हमारा दो चैनल है दोस्तों। एक रुद्रायस एकेडमी जो हमारा मेन चैनल है, और दोस्तों इस पे आप ये वीडियो अभी देख पा रहे हैं दोस्तों, वो है सीयूईटी अड्डा पॉइंट। दोस्तों, हम दोनों चैनल के माध्यम से आपको लगातार सीयूईटी, यूजीसी नेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दोस्तों कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। और उसी क्रम में आर्कियोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल दोस्तों जो कि आपको आर्कियोलॉजी, यूजीसी नेट के लिए बैच प्रोवाइड कराता है दोस्तों। इसमें आपको लाइव क्लासेस, सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग इन तरीके से आपकी क्लास छूट जाती है, और अन्य नोट्स, पीडीएफ मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी जुड़ जाइए और मैं बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं। जिसके पश्चात दोस्तों जो सेशन है उसे हम शुरू करें। बताएं भाई, क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है। जितने भी मेरे भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं, सभी से निवेदन रहेगा दोस्तों, हमारा ये जो छोटा सा नया सा चैनल है उसको जरूर आप सभी सब्सक्राइब करें। हमारा ये नया शुरुआत है एक नए चैनल के माध्यम से, तो आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। आप इसे जरूर हमारे लिए सहायता प्रदान करें, इसको सब्सक्राइब करें, बाकी अन्य लोगों से भी कराएं। चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, कि धान की भूसी मिश्रित पिंड मध्य गंगा घाटी में 7वीं शताब्दी में कहां से मिला है। द राइस हस्क क्लॉट इज फाउंड इन 7th मिलेनियम बीसी इन मिड गंगा वैली एट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, इसको बता सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको बता भी रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो जब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि राइस हस्क की बात करेगा, वो भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 7th मिलेनियम बीसी, तो आपके दिमाग में एक पुरास्थल का नाम हर तरीके से आना चाहिए। और वो पुरास्थल कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं, वो पुरास्थल है आपका लहुरा देवा। लहुरा देवा एक ऐसा पुरास्थल है जहां से धान के प्राचीनतम साक्ष्यों के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। और ये जो धान के मिश्रित जो पिंड मिले हैं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र से, वो कब मिले हैं, 7th मिलेनियम बीसी के हैं, 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। अब देखिए, कहने को क्वेश्चन एक है, लेकिन अलग अलग 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे धान की भूसी मिश्रित पिंड या फिर राइस हस्क क्लॉट जो है, इसके प्रमाण कहाँ से मिले, लहुरा देवा। ये जो लहुरा देवा से प्रमाण मिले धान मिश्रित पिंड के, ये कहाँ पर स्थित है, अपर गंगा वैली में, मिडिल गंगा वैली में, या फिर अन्य कहीं पर। तो ध्यान रखिएगा, ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। और ये कब का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो 7th मिलेनियम बीसी इसकी डेटिंग जाती है, अर्थात 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में जो है इसकी डेटिंग जाती है। इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। इसमें जो 3 ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, महदहा, दमदमा और सराय नहर, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध मेसोलिथिक फेज से है, मध्य पाषाण काल से है। आप सभी जानते हैं। अच्छा, मैं यदि ये पूछूं कि ये बताइए हमें, जो महदहा है, दमदमा है और सराय नहर है, इस पर कार्य किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया, किस विश्वविद्यालय ने इन 3 पुरास्थलों महदहा, दमदमा और सराय नहर जो पुरास्थल हैं उन पर कार्य किया है। बताएं भाई। वीडियो को लाइक करते हुए चलें। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यहाँ पर एक्सप्लोरेशन का काम किया गया और उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया। मैंने पढ़ाते समय बैच में भी आप लोगों को बताया था, तो किस प्रकार से जो राइस हस्क क्लाट मिला लहुरा देवा से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चावल के साक्ष्य के लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, एक कोल्डिहवा, दूसरा आपका लहुरा देवा। दोनों को एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे भी अच्छे से क्विज सेशन में डिस्कस किया है, और यहाँ पर भी हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि डेटिंग प्रोसेस इज मेनली डिवाइडेड इनटू।
मतलब कि जो तिथि निर्धारण की प्रणाली है उसको मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है। तो डेटिंग मेथड जो है ये मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती है। कितने भागों में बांटी जाती है? दो भागों में। आप नाम बताइए भाई, कौन कौन सी डेटिंग मेथड्स है, नाम बताएं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा रिलेटिव डेटिंग। पहला क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेटिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट डेटिंग। सबसे पहला रिलेटिव डेटिंग एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग इज आल्सो नोन एज सापेक्ष तिथि विधि। और जो एब्सोल्यूट डेटिंग है इसे हम निरपेक्ष तिथि विधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, सापेक्ष तिथि विधि, निरपेक्ष तिथि विधि, दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया है। एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज कर देता हूं। रिलेटिव डेटिंग एक ऐसी डेटिंग है जिसमें जो डेटिंग है वो दो या दो से अधिक आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के बीच में क्या किया जाता है, वहां पर कंपैरिजन किया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो रिलेटिव डेटिंग में डेटिंग होती है वो सोलर ईयर में नहीं, सौर वर्ष में नहीं होती। जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए कोई एक पुरास्थल जो आपका पुरावशेष है वो किसी दूसरे पुरावशेष से प्राचीन है, नया है या कंटेम्परेरी है, ये जो तुलना हुई दैट इज नोन एज रिलेटिव डेटिंग के अंतर्गत आती है। लेकिन जब हम कहें कि कोई पुरावशेष जो है 5,000 साल, 10,000 साल, 1 लाख, 2 लाख, करोड़ों वर्ष पुराना है, तो वो जो डेटिंग का प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग को आप सिंपली साइंटिफिक डेटिंग के रूप में भी जान सकते हो। रिलेटिव डेटिंग यदि मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो स्ट्रेटिग्राफी हो गया आपका। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्ट्रेटिग्राफी को लेके। फ्लोरीन टेस्ट मेथड हो गया। लेकिन एब्सोल्यूट डेटिंग की बात करें तो जितने आप जानते हैं, रेडियो कार्बन, पोटेशियम, आर्गन, फिशन ट्रैक, टीएल डेटिंग, ये सभी जो है आपके एब्सोल्यूट डेटिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सही से आंसर बताइएगा कि कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन हुज एज। कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग है वो किसकी उम्र का निर्धारण करने के लिए, किसकी तिथियों का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, ट्रीज है, अर्थ है, फॉसिल्स है, रॉक्स है। वृक्षों का अध्ययन के लिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए, जीवाश्मी अध्ययन के लिए, या फिर चट्टानों के अध्ययन के लिए। चलिए एक आंसर दिया है श्रीमोई जी ने भी, बाकी लोग भी कोशिश करें भाई, बाकी लोग भी कोशिश कीजिए। चलिए तो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि जो कार्बन डेटिंग है उसे हम सिंपली C14 डेटिंग के रूप में भी जानते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर फॉसिल। जो जीवाश्म होते हैं उनकी डेटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कारण ये है कि जितने भी जीवाश्म होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? C14 की मात्रा प्रेजेंट होती है, एंड ऑन दैट बेसिस वी यूज्ड कार्बन डेटिंग मेथड। अब क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकता, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो कार्बन 14 डेटिंग है यह कब और किसके द्वारा जो है प्रयोग में लाया गया। आप में से किसी को जानकारी है कि कार्बन 14 डेटिंग सबसे पहली बार कब और किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? ये आपको बताना है। किसी को जानकारी है? व्हाट इज द राइट आंसर, बताएं भाई, कब और किसके द्वारा लाया गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1949 में एफ विलियर्ड लिब्बी के द्वारा जो है ये जो कार्बन 14 डेटिंग है उसकी शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जरा मुझे बताइए कि जो रॉक्स हैं, यदि हमें चट्टानों की डेटिंग करनी है तो हम कौन सी डेटिंग का प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ। दो लोगों ने आंसर दिया था, तीन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर है, लिबी के द्वारा जो है 1949 में। श्रीमोही जी ने, सुप्री जी ने और संजीव जी ने आंसर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे भाइयों से आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप सभी यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चट्टानों की जो डेटिंग है वो किसके लिए, कौन सी डेटिंग प्रयोग की जाती है? वो ESR डेटिंग जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिशन ट्रैक जो है दैट इज यूज फॉर वॉल्केनिक एसिड्स, जो आपके ज्वालामुखी राख हैं वो, और आपके पोटेशियम आर्गन डेटिंग है ऐसी चट्टाने जिनमें आपके किसकी, यूरेनियम की मात्रा जो होगी उस पर जो आपका होता है उनका किया जाता है आर्गन। ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मतलब ये बताइए कि यदि ट्रीज की डेटिंग निकालनी, यदि हमें
ट्रीज की डेटिंग निकालनी हो तो हम कौन कौन सी डेटिंग मेथड का प्रयोग करेंगे, बताएं। आपने सबसे पहले जाना कि फॉसिल्स की डेटिंग के लिए C14 डेटिंग यूज कर रहे हैं, ओके ठीक है। रॉक्स के लिए हम ESR डेटिंग का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रीज के लिए जो है कौन कौन सी डेटिंग प्रयोग करेंगे, मैंने कहा कौन कौन सी डेटिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है। देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो करेंगे ही करेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम वहां पर उसकी भी C14 डेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ट्रीज का कोई पॉलेंस मिला हो, पॉलन ग्रेन्स के प्रमाण मिले हो, इन दैट कंडीशन जो है हम क्या कर सकते हैं, पॉलिनोलॉजी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीन प्रकार की विधियां हैं जो कि किससे संबंधित हैं, ट्रीज से संबंधित हैं। यदि पॉलेंस ग्रेन्स के प्रमाण मिल रहे हैं तो पॉलिनोलॉजी का प्रयोग करेंगे, यदि कोई ट्री रिंग्स के आपके प्रमाण मिल रहे हैं तो वहां पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी का प्रयोग करेंगे, और छोटा सा कोई टुकड़ा मिला है जिसमें न ड्रिंक की काउंटिंग है ना पोलन ग्रेन्स है, इन दैट कंडीशन हम इसका प्रयोग करेंगे, C14 डेटिंग जो उसका प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आया है, मैंने पढ़ाते समय बताया आपको, ESR, और आपके एग्जाम में ये ESR क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। कोई बताएगा सही आंसर क्या होगा, ESR हम किसे कहते हैं, ESR का फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, बताएं भाई, ESR का फुल फॉर्म क्या है। चलिए, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ESR का पूरा नाम जो है वो आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि हु हैज स्टार्टेड द एरियल फोटोग्राफी इन आर्कियोलॉजी, पुरातत्व में जो हवाई छायांकन है इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस डेनियल वूली, ओजियस कॉफोर्ड, या फिर पिट रिवर्स। आप सभी के लिए ये प्ले ग्रुप का क्वेश्चन है, यदि आपने कभी आर्कियोलॉजी पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को जरूर सुना होगा, चाहे स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट कह लें, चाहे आप कह लें एरियल फोटोग्राफी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओजियस कॉफोर्ड के द्वारा, ठीक है, ओजियस कॉफोर्ड के द्वारा जो है हवाई छायांकन की जो शुरुआत है वो की गई थी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पिट रिवर्स का, आप बता सकते हैं कि वाई द मैन पिट रिवर्स इज फेमस, क्या कारण है कि जो पिट रिवर्स हैं ये इतने प्रसिद्ध हैं, किस कार्य के लिए, कोई बता सकता है, बताएं भाई सही आंसर क्या होगा, पिट रिवर्स क्यों प्रसिद्ध हैं। वेरी गुड, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिग्राफी। ध्यान रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिग्राफी विच इज यूज्ड इन आर्कियोलॉजी दैट इज फर्स्टली यूज्ड बाय पिट रिवर्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिग्राफी इज नॉट आर्कियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बट इज अ geological concept, and by Pitt Rivers the first time he borrowed this concept from geology and implied into archaeological concept. And but if a question occurred in your examination for the first time in Indian archaeology, who did applied the concept of stratigraphy in Indian archaeology, then your answer is Mortimer Wheeler. यदि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो स्ट्रेटिग्राफी है उसका प्रयोग भारत के पुरातत्व में किसने किया, ये जो पिट रिवर्स हैं ये वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में कर रहे हैं, लेकिन भारत के क्षेत्र में पूछा जाएगा देन आप कहेंगे मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर इज एसोसिएटेड विथ महाभारत पीरियड, महाभारत काल से संबंधित जो मृतभांड परंपरा है उसको आपको समझना है, बताना है। ऑप्शंस एनबीपी वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ओसीपी वेयर, और पेंटेड ग्रे वेयर। महाभारत से संबंधित जो मृतभांड हैं वो आपको बता देना है। आप सभी जानते हैं रामायण काल, महाभारत काल इपिक्स एज के रूप में ये जाने जाते हैं, इनके ऊपर दो बड़े महत्वपूर्ण इपिक्स लिखे गए और महाभारत विश्व का सबसे बड़ा इपिक के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत जो है यह किस मृतभांड से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद पेंटेड ग्रे वेयर, जिसे हम हिंदी में
चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसी को ही हम किस रूप में जानते हैं, पीजीडब्ल्यू के रूप में जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान जरूर रखने योग्य है कि जो पेंटेड ग्रेवेयर के प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे हैं ये किस काल से संबंधित है। यदि हम इसे आयरन एज की बात करें तो ध्यान रखिएगा पेंटेड ग्रेवेयर को इन नॉर्थ इंडिया आयरन एज से लौह काल से जोड़ा जाता है। वहीं पर ओसीपी आप देख रहे हैं जिसे हम ऑकर कलर पॉटरी या फिर हिंदी में गैरिक मृदभांड बोलते हैं, इसका संबंध जो है वो किस पीरियड से है, कॉपर होर्ड पीरियड से है, जो आपके ताम्र निधि काल है उससे है। ब्लैक एंड रेड वेयर की बात जब करते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीआरडब्ल्यू कहते हैं, तो इसका संबंध जो है वो किस पीरियड से है, मेगालिथिक पीरियड से, जिसे हम बृहद पाषाण काल या फिर महापाषाण काल कहते हैं, उससे है। और ध्यान रखिएगा बीआरडब्ल्यू साउथ इंडिया में ये आयरन एज से संबंधित, इसलिए मैंने नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कहा। जो मेगालिथिक कल्चर के प्रमाण हमको खासकर किस क्षेत्र से मिलते हैं, आपके साउथ इंडिया के क्षेत्र से मिलते हैं, तो वहां पे आयरन टूल्स के भी प्रमाण इसके साथ साथ मिले हैं। बाकी आप एनबीपीडब्ल्यू को जानते हैं, इसे हम नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। ये मौर्य काल में उसके पहले के जो काल है उससे संबंधित एनबीपीडब्ल्यू के जो प्रमाण ये प्राप्त होते हैं। और अभी जिसमें आपने जो चारों पढ़े इनमें सबसे उत्कृष्ट क्वालिटी का जो मृदभांड है वो एनबीपीडब्ल्यू है सबसे अच्छा, और जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आएगा वो आएगा ओसीपी। ठीक है, सबसे पहले ओसीपी, फिर बीआरडब्ल्यू, फिर पेंटेड ग्रेवेयर, और सबसे डेवलप्ड आपका आता है एनबीपीडब्ल्यू। आपके एग्जाम में यहीं पे क्वेश्चंस नहीं खत्म होंगे, ये भी पूछ लिया जाएगा कि पेंटेड ग्रेवेयर के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके एग्जाम में जो है कि ओसीपी के सबसे पहले प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और एनबीपीडब्ल्यू के जो है प्रमाण वो कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात? तो इन चीजों के नाम कहाँ से प्राप्त हुए, किसके द्वारा किए गए, इनको नोट कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि सर मार्टिमर व्हीलर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कैंप फॉर ट्रेनिंग स्टूडेंट इन एक्सकेवेशंस एट। आप सभी जानते हैं कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो है ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, किस लिए, स्टूडेंट्स को जो है वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए, किसके लिए, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के लिए। तो ये ट्रेनिंग या फिर ये प्रथम शिविर जो है ये कहां पर आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, हड़प्पा, अतिरमपक्कम या फिर तक्षशिला। बताएं भाई क्या सही आंसर होगा, कहां से प्रमाण इनके प्राप्त हैं। बताइए। तक्षशिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तक्षशिला से जो है इसके प्रमाण जो है प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, बढ़िया। रही बात जी ने पूछा है कि अहिच्छत्र से प्राप्त हुआ है, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का जो बरेली में स्थित अहिच्छत्र है वहीं से सबसे पहली बार 1940 और 1944 के बीच में जब एक्सकेवेशन किया जा रहा था तो उसी दौरान जो है इसकी जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, यूपी बरेली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के पूछा जा सकता है कि तक्षशिला में आयोजित प्रथम शिविर में किसके द्वारा छात्रों को उत्खनन में प्रशिक्षण दिया गया। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का बस जो तरीका है वो बदल दिया गया। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए कि उत्खनन के लिए छात्रों को ट्रेनिंग देने का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिमर व्हीलर द्वारा किया गया।
कहाँ पर किया गया, तक्षशिला के द्वारा, तक्षशिला पर किया गया। तो इन चीजों को जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैंने जब आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे मार्टिमर व्हीलर की चर्चा करते समय इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बरियल्स हैव नॉट बीन फाउंड एट द साइट। निम्नलिखित में से जो चार आपको दिख रहे हैं वहां से कहां से मानव समाधान के प्रमाण नहीं मिले हैं? ऑप्शन सराय नाहर राय, भीमबेटका, लंघनाज या फिर वीर भानपुर। बताएं भाई, कहां से मानव समाधान जो है उसके प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, वो आपको बताना है। व्हाट इज द राइट आंसर? चलिए, दो आंसर आ गए, लंघनाज। और बताइए, लंघनाज से नहीं मिला है, कंफर्म है? लंघनाज किस पीरियड का है, बताइए। लंघनाज, दो लोगों ने आंसर किया है, सुप्सी जी ने, मयंक जी ने, कि लंघनाज से जो है नहीं मिला है। ओके, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जो लंघनाज पुरास्थल है वो किस काल का है? सराय नाहर राय से नहीं मिला, ठीक है, ओके, वेरी गुड। लेकिन ये बताइए कि लंघनाज मेसोलिथिक पीरियड का है। बाकी भीमबेटका से मिला है क्या, बताइए। भीमबेटका जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहां से मिला है? जी हाँ, वेरी गुड, ठीक है। भीमबेटका से कितने मिले हैं समाधान, जरा बताइए। भीमबेटका से कितने समाधानों के प्रमाण मिले हैं? एक। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानव समाधान किस स्थान पर नहीं पाए गए हैं? आप लोग कह रहे हैं कि जो लंघनाज है वहां से नहीं पाए गए। लंघनाज इनसाइड द केव, लंघनाज से जब उत्खनन किया गया तो वहां से लगभग 14 मानव कंकाल जो हैं वो पाया गया। ठीक है। भीमबेटका से आपने अभी क्लियर किया कि वहां से भी मानव समाधान के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हैं। ठीक है। इसके अलावा सराय नाहर राय आप जानते हैं प्राप्त है। क्या आंसर होगा इसका, बताइए। लंघनाज जब आप उत्खनन वहां पे करेंगे तो वहां से आपको 14 मानव कंकाल के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त है। आप जानते हैं गुजरात का काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ये एक टेरी साइट है। ठीक है, जिसको कि 1941 में जो आपका भारतीय प्रागैतिहासिक अभियान दल था उसके द्वारा खोजा गया। और फर्दर यहाँ पर 1942 से लेकर 1963 के बीच में जो लंघनाज पुरास्थल है उसको क्या किया गया था, उत्खनन किया गया था। और यहाँ पे एच डी संकलिया के अतिरिक्त बी सुब्बा राव हो गए, आपके के यू आर कैनेडी हो गए, इनके द्वारा उत्खनन किया गया। तो यहां से तो प्राप्त है, भीमबेटका से भी प्राप्त है। तो बचा आपका सराय नाहर राय। सराय नाहर राय आप जानते ही हैं, वहां से प्रमाण प्राप्त है कि नहीं, बताएं। 15 मानव कंकाल लगभग प्राप्त है, 15-16। ठीक है। तो बचा आपका वीरभानपुर। इसके हिसाब से जो वीरभानपुर है वहां से मानव समाधान के प्रमाण के प्राप्त नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला है। वीरभानपुर से मिला है मानव समाधान, बताएं। वीरभानपुर जो है क्या वहां से मानव समाधान मिला है, बताइए। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है मुझे पहले ही देखते समय लगा कि नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है वो थोड़ा कंफ्यूजनस है मेरे लिए, तो इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। क्योंकि आपने जितने भी पढ़े हैं, चाहे आपने सराय नाहर राय पढ़ा है, भीमबेटका पढ़ा है, लंगनाज पढ़ा है और वीरभानपुर। वीरभानपुर मुझे पूरा क्लियर याद नहीं आ रहा है कि उसमें कितने मिले हैं। ठीक है।
एक मिनट दीजिए, मैं उसको क्लियर कर ले रहा हूँ। बीरभानपुर से मिले हैं कि नहीं? नहीं, बीरभानपुर से नहीं मिले। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, बीरभानपुर को आप सभी जानते हैं। बीरभानपुर कहाँ पर, कोई बता सकता है? ये क्वेश्चन आया भी है। बीरभानपुर जो है ये कहाँ पर स्थित है, कोई बता सकता है आप में से? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। बीरभानपुर आर्कियोलॉजिकल साइट कहाँ पे है? तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसकी खोज 1954 में जो वीवी लाल हैं उनके द्वारा की गई, और फर्दर यहीं पर 1954 में ही वीवी लाल के द्वारा एएसआई की तरफ से यहाँ पर एक्सकेवेशन भी किया गया, और फर्दर यहाँ पर 1957 में फिर से जो है एक्सकेवेशन किया गया। 1954 में बीबी लाल इस साइट को खोज रहे हैं, और 1957 में फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर एक्सकेवेशन भी हो रहा है, उत्खनन भी हो रहा है। फर्दर यहाँ पर एक्सकेवेशन 1957 में फिर से बीबी लाल के द्वारा ही यहाँ पर उत्खनन का कार्य जो है किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर दो लेयर्स मिले हैं, बीरभानपुर 1, बीरभानपुर 2, जहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो डिपॉजिट्स हैं बीरभानपुर के, उनके 5 जो आपके डिपॉजिट्स, उनके 5 लेयर के जो जमाव है वहां से देखने को मिले हैं। ठीक है, उपकरण यहाँ से मिले हैं, ज्यामिति और अज्यामिति प्रकार के मध्य पाषाण कालीन उपकरण तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो उपकरण है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि इनके टूल्स के साथ यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके प्रमाण प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो मैं जब पढ़ाऊंगा मेसोलिथिक पीरियड तो उसको बताऊंगा, तो इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्लियर है किसी को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला क्वेश्चन। हु इज considered एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? अब इससे सिंपल तो भाई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि किसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, एलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। बेसिक सा क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा मुझे बताइए कि एलेक्जेंडर कनिंघम जो है किस वर्ष ये एएसआई के डायरेक्टर जनरल बनते हैं? ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक के रूप में चार्ज लेते हैं, किस वर्ष? बताएं। ये बताया जा चुका है आप लोगों को, कोई बताएगा हमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब किया इन्होंने? फेब इन 1871 में, फरवरी 1871 में जो है इन्होंने 2000 रुपए मासिक वेतन पे, 2000 रुपए पर मंथ पे जो है इन्होंने ज्वाइन किया। जो भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसे हम एएसआई शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसके प्रथम महानिदेशक के रूप में, आल्सो नोन एज एलेक्जेंडर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिग्राफी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? इसको कुछ बताने के अतिरिक्त आवश्यकता नहीं, मैंने अभी बताया कि जो स्तर विन्यास का नियम है, स्टैटिग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? जियोलॉजी का। जियोलॉजी से हमने इसे किस में अडॉप्ट किया है? आर्कियोलॉजी में, और सबसे पहली बार आर्कियोलॉजी में से अडॉप्ट किया था पीट रिवर्स ने, और इंडियन आर्कियोलॉजी में से अडॉप्ट किया मार्टिमर व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन है कि विलियर्ड लिब्बी द इन्वेंटर ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड वॉज? जो रेडियो कार्बन डेटिंग के मेथड के आविष्कारक थे विलियर्ड लिब्बी, वो पेशे से क्या थे? एक केमिस्ट थे, एक रसायनज्ञ थे, एक फिजिसिस्ट थे, एक भौतिक शास्त्री थे, एक बॉटनिस्ट थे अर्थात एक वनस्पति शास्त्री थे, या फिर वो एक मैथमेटिशियंस थे, या फिर एक गणितज्ञ थे? वो क्या थे ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग के जो निर्माण करता थे विलियर्ड लिब्बी, वो क्या थे? वो एक केमिस्ट थे, और इन्हीं द्वारा 1949 में 1949 में जो C14 डेटिंग है उसका प्रयोग किया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है
द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड राइस इन इंडिया इज रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब कि भारत में उगाए जाने वाले जो धान के प्राचीनतम साक्ष्यों के जो प्रमाण हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शंस आपके सामने है, कोल्डिहवा, इनाम गांव, आहार और कायथा। कहाँ से प्राप्त हुए याद कीजिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। बताएंगे आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। कहां से प्रमाण प्राप्त हुए हैं चावल के, बताइए भाई। कोल्डिहवा से प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहवा स्थित कहां पर है आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद के निकट स्थित है, बेलन नदी के बाएं तट पर। ठीक है, दाएं तट पे महगड़ा है, जबकि बाएं तट पे ये आपका कोल्डिहवा स्थित है। ठीक है, इन सभी पुरास्थलों के जो उत्खनन का श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो तीन आपको साइट दिखाई दे रहे हैं इनका संबंध किस पीरियड से है तो आप सभी जानते, बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। इनका संबंध ताम्र पाषाण काल या फिर चालकुलिथिक पीरियड है, चाहे वो इनाम गांव हो, चाहे आहार हो, या फिर कायथा हो। ये सभी के सभी जो साइट्स हैं चालकुलिथिक पीरियड था, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है इनाम गांव। ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ से हमें सबसे पहली बार आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम, जिसे हम कृत्रिम सिंचाई के जो प्रमाण है उसके संदर्भ में से हम जानते हैं। और इसके प्रमाण में कहां से प्राप्त हुए थे, इनाम गांव आर्कियोलॉजिकल साइट से प्राप्त हुआ। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कहां से कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखिएगा वो आपका इनाम गांव आर्कियोलॉजिकल साइट, जो कि आपके चालकुलिथिक साइट है, जो कि ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है, वहां से इस प्रकार के जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि लिब्बीज रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड स्टार्टेड इन, मतलब जो लिब्बी का रेडियो कार्बन डेटिंग है उसे कब शुरुआत किस वर्ष मिला, 1844, 1936, 1952 या फिर 1970। अब आप सभी जानते हैं इन ईयर ऑफ 1949 द फर्स्ट टाइम व्हेन बाय एफ विलियर लिब्बी ही इन्वेंटेड द मेथड ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। लेकिन सबसे पहली बार प्रयोग किस वर्ष किया गया, तो आपने एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए विधि सुनी होगी, जो सबसे नियरेस्ट आंसर हो उसको दीजिए। तो इसमें सबसे नियरेस्ट आंसर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1952, 1949 में ये जो विधि है वो खोजी गई और फर्दर 1952 में जो है इसका प्रयोग करने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में 1949 नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है उसके निकटतम एकदम 1952 है। तो कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपके एग्जाम में जब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आपको नियरेस्ट आंसर देना है जो उत्तर के सबसे नियरेस्ट हो। तो यहाँ पे 1952 जो है वो नियरेस्ट, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1952। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। आप सभी भाइयों से निवेदन है भैया एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कितने लोग लाइव हैं और लाइक्स की जो संख्या है वो बहुत कम है, मात्र 6 है। ठीक है, तो ये बात ठीक नहीं है। निवेदन है कि वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। छोटा सा काम करना है, जाके दबा देना है, हो गया लाइक। नए होते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि विच मेथड ऑफ एक्सकेवेशन इज एम्प्लॉयड फॉर ऑब्टेनिंग कल्चरल सीक्वेंस ऑफ साइट, किसी पुरास्थल के सांस्कृतिक क्रम को जानने के लिए उत्खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं यदि किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में एक से अधिक कितनी संस्कृतियां हैं, यदि हमको उनका पता लगाना है तो हम करेंगे लंबवत अर्थात वर्टिकल एक्सकेवेशन, जो कि इसका आंसर भी होगा। बट यदि उनमें से मान लीजिए कि 4 संस्कृतियों का पता हमें लंबवत उत्खनन से पता चला कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट पे 4 अलग अलग संस्कृतियों के प्रमाण मिले, एग्जाम्पल के तौर पे पैलियोलिथिक एज के प्रमाण मिले, नियोलिथिक एज के प्रमाण मिले, और आपका अर्ली जो आपका अर्ली हड़प्पन फेज है उसका प्रमाण मिला, और फर्दर आपका आयरन एज, 4 संस्कृतियों का प्रमाण मिला। अब यदि किसी आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि मुझे जो यहाँ से आयरन एज का प्रमाण मिला है, आयरन एज की कल्चर की जो जानकारी मिली है, इसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए, देन हम किसकी तरफ जाएंगे, देन हम हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन अर्थात क्षैतिज उत्खनन की तरफ जाएंगे। और ये उत्खनन का नियम भी है कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट को एक्सकेवेट करने से लिए वहां पर सबसे पहला जो उत्खनन होता है दैट इज वर्टिकल एक्सकेवेशन,
आफ्टर वर्टिकल एक्सकेवेशन वी हेल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। किसी भी पुरास्थल पे दोनों उत्खनन किया जाना चाहिए। सबसे पहले किसी पुरास्थल पर लंबवत उत्खनन होगा, तभी जो है वहां पे जो क्षैतिज उत्खनन है वो किया जाएगा। बचा आपका क्वाड्रेंट एक्सकेवेशन, दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ स्तूपास एंड बरियल्स। स्तूप और बरियल्स के अर्थात समाधानों के उत्खनन के लिए हम चतुष्पाद उत्खनन की विधि का प्रयोग करते हैं। और बचा आपका बचाव उत्खनन, तो जब किसी पुरास्थल का आर्टिफैक्ट्स का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का लगे कि वो एकदम नष्ट होने वाला और शीघ्र एज सुन एज उसको क्या करना है, हमको बचा लेना है, तो उसके लिए जो जिस विधि का प्रयोग करते हैं दैट इज नोन एज साल्वेज एक्सक्यूशन, से हम बचाव उत्खनन के रूप में जान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पोटेशियम आर्गन मेथड इज यूज्ड टू डेट। जो पोटेशियम आर्गन की तिथि विधि है इसका निर्धारण किससे किया जाता है? ऑप्शन सेल से, बोन्स से, वॉल्केनिक एसिड से, या फिर वुड्स से। किससे करते हैं? तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का जो प्रयोग है ये किसका निर्धारण करती है? तो मैंने अभी आपको बताया, आप सभी के लिए सिंपल सा है, बताएं भाई व्हाट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वॉल्केनिक एसिड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो ज्वालामुखी राख होती हैं उनके लिए फिशन ट्रैक मेथड कह लीजिए, या फिर आप पोटेशियम आर्गन मेथड कह लीजिए। बोथ आर यूज्ड फॉर द डेटिंग ऑफ वॉल्केनिक एसिड। अब यदि आपके बोन्स को लेके पूछा जाए, मैंने वुड्स के बारे में पहले ही आपको बता रखा है, स्टोन्स के बारे में पहले बता रखा है, बचा आपका यहाँ पे बोन्स। बोन्स से भी हड्डियों के ऊपर कौन सी तिथि विधि का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे फोरमोस्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्लोरीन टेस्ट मेथड। फ्लोरीन टेस्ट मेथड के अलावा चाहे आप एमिनो एसिड मेथड कह लीजिए, चाहे आप एमिनो एसिड मेथड कह लीजिए, या नाइट्रोजन मेथड कह लीजिए, बोथ आर यूज्ड फॉर द डेटिंग ऑफ बोन्स। ध्यान रखिएगा, इन सभी के अलावा जो आपका कार्बन 14 डेटिंग है दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर द डेटिंग ऑफ। कार्बन डेटिंग क्या है? एक बहुत ही प्रचलित है। कारण यह है कि जिसमें भी कार्बन 14 की मात्रा मौजूद होगी हम उसकी डेटिंग कार्बन 14 से कर सकते। चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोग आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। जो अगला 20 क्वेश्चन जो होगा हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थर्मोलिमिसिस मेथड इज यूज्ड टू डेट। लीजिए आ गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टीएल डेटिंग कहते हैं और हिंदी में उष्मा दीप्ति तिथि विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सेल के लिए, मेटल के लिए, वुड्स के लिए, या फिर पॉटरीज के लिए। अब याद करते समय आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो लिमेंसिस डेटिंग है, जो दीप्ति विधि है, उसकी दो विधियां हैं। लिमेंसिस डेटिंग की दो विधियां हैं विच इज नोन एज थर्मोलिमेंसिस डेटिंग एंड ओएसएल डेटिंग। दोनों मैंने ऑलरेडी आपको बैच में पढ़ा रखा है, क्या होता है, किसकी क्या खासियत है, वो बताया जा चुका है। तो ये जो टीएल डेटिंग है, थर्मोलिमेंसिस डेटिंग विच इज आल्सो नोन एज उष्मा दीप्ति तिथि विधि, इज यूज्ड फॉर पॉटरीज। केवल पॉटरीज, ठीक है। मृदभांड आपने कहा, ठीक है। ऐसा कोई भी पुरावशेष जो कि मिट्टी का बना हो और उसे आग में अच्छे तरीके से 400 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में पकाया गया हो, दैट इज यूज फॉर द डेटिंग ऑफ थर्मोलिमेंसिस डेटिंग। ठीक है, तो कोई भी ऐसा मृदभांड जिसको कि आग में पकाया गया हो और उसे अच्छी तरीके से मिनिमम 400 से 500 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 1200 डिग्री सेल्सियस बीच में उसे पकाया गया होगा, तो जो है उसकी डेटिंग हम टीएल डेटिंग के अनुसार कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट दमदमा साइट इज लोकेटेड। मैंने अभी बताया 3 आर्कियोलॉजिकल साइट, दमदमा, सराय, नाहर, राय, और तीसरा क्या है? महदा। महदा। तो ये तीनों आर्कियोलॉजिकल साइट एक ही जगह पर स्थित हैं कहां पर? ऑप्शंस आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। कोई बता सकता है सही उत्तर क्या होगा? यूपी। सिंपल सी बात है भाई, मैंने पढ़ाते समय ही बताया था, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे चाहे सराय नहर राय हो, चाहे महदहा हो, दमदमा हो, ये मिडिल गंगा वैली का जो प्रतापगढ़ जिला है, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल, और इन सभी पुरास्थलों पर कार्य किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है यहाँ पर कार्य किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच स्टेट झूसी साइट इज लोकेटेड। झूसी जो पूरा स्थल है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। आप सभी जानते हैं झूसी काफी प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है बताएं। तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कोल्डिहवा साइट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी कुछ देर पहले जब हम कोल्डिहवा डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कोल्डिहवा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन गंडक, सोन, बेलन, कोसी। तो कोल्डिहवा स्थित कहाँ पर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कोल्डिहवा आपके बेलन वैली में स्थित है, जो प्रयागराज के निकट बेलन वैली है वहां पर स्थित है। और यही कारण है कि ये जो पूरा स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? बेलन। अब क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुकेगा, पूछेगा कि किस बैंक पे, बेलन के किस किनारे पे, लेफ्ट और राइट, कहां पर स्थित है बताइए भाई। चलिए, तो ये लेफ्ट साइड में है, ध्यान रखिएगा ये कहां पर है? लेफ्ट साइड में, जबकि महगड़ा जो है वहां पर वो बेलन के राइट साइड में है, महगड़ा। ठीक है, ये आपके राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में, और वो आपका जो महगड़ा है वो राइट साइड में। पॉइंट ये है कोल्डिएवा जाना क्यों जाता है, तो आप सभी जानते हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों के लिए जो है कोल्डिएवा फेमस है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित आपका ये बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में इसे जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी इन इंडियन आर्कियोलॉजी। लीजिए, जो मैंने क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी जो स्तर विन्यास का सिद्धांत है, इसे भारतीय पुरातत्व में किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व है इसमें इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, आप बता सकते हैं। मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मार्टिमर व्हीलर के द्वारा। यदि वर्ल्ड आर्कियोलॉजी पूछता या फिर सिंपल पूछ देता कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी यूज्ड इन आर्कियोलॉजी, वहां पर टर्म यदि इंडियन प्रयोग नहीं करता तब आप प्रयोग कर क्या कर देते हैं? आंसर पिट रिवर्स। लेकिन जैसे ही टर्म आपको इंडियन आर्कियोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिग्राफी देख लिया जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि वो कौन है? मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, आगे कि यहाँ पर जो आपको नाम दिखाई दे रहा है व्हीलर का, व्हीलर ने कई सारे काम किए हैं। इनके द्वारा स्ट्रेटिग्राफी का भी प्रयोग किया गया और इन्हीं के द्वारा जो है जो साइंटिफिक एक्सकेवेशन है, जो वैज्ञानिक उत्खनन की विधियां हैं, इसका भी प्रयोग इन्हीं के द्वारा भारत में सबसे पहली बार किया। अब क्वेश्चन एक उठता है कि ये बताइए कि ठीक है, सबसे पहली बार स्ट्रेटिग्राफी का प्रयोग मार्टिमर व्हीलर ने किया, लेकिन मार्टिमर व्हीलर के पहले जो है स्तरों का जो निर्धारण होता था वो किस आधार पर किया जाता था और उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी बताएं। कोई बता सकता है आप में से? बताइए भाई। मार्टिमर व्हीलर के पहले जो है स्तरों का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता था, मतलब क्या वो आधार था और किसके द्वारा उसकी शुरुआत की गई थी? सर जॉन मार्शल के द्वारा। सी लेवल, वेरी गुड। जो समुद्र का स्तर होता था उसे समुद्री स्तर के आधार पे जो है वो निर्धारण करते थे, ध्यान रखिएगा। मार्शल, सर जॉन मार्शल। और वो आधार क्या था? सी लेवल, जो आपके समुद्री जल स्तर था उसके आधार पर जो है ये समुद्री जल स्तर पे ही ये स्तरों का निर्धारण करते थे। कौन? मार्टिमर व्हीलर। अब इस बात के बाद जब व्हीलर आते हैं, सॉरी, मार्शल के बाद जब व्हीलर आते हैं तो इन्होंने सबसे पहली बार जो स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया और वर्तमान समय में भी जो स्तरों का निर्धारण है वो इसी स्तरीकरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, जो कि मार्टिन व्हीलर ने यहाँ पर अप्लाई किया। आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके पश्चात अन्य जो आपके बचे हुए प्रश्न हैं उसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में, नेक्स्ट सेशन में करेंगे।
आज क्या लास्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन साइट हैज रिवील्ड अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल। कौन सा भारतीय पुरास्थल है जहां से हमें प्राचीनतम मानव का जीवाश्म मिला है। ऑप्शंस आपके सामने है, टोकवा, नेवासा, बागूर और हथनौरा। तो ये आप सभी के लिए बेसिक सा क्वेश्चन है, आप स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी जानते हैं। बताएं भाई, व्हाट इज द राइट आंसर, सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइस, द अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन साइट, द आंसर इज हथनौरा। हथनौरा जो पूरा स्थल है ये आपके किसके लिए जाना जाता है, ये अर्लीस्ट होमोनिड फॉसिल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हथनौरा से जो फॉसिल्स मिला है वो किस ह्यूमन स्पीसीज का है, किस मानव प्रकार का है, कोई बता सकता है, बताएं भाई। क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको बता सकते हैं। टोकवा जो है ये चालकोलिथिक और नियोलिथिक फेज के बीच का है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे नियोलिथिक और चालकोलिथिक खासकर, तो वहां पर इसके बारे में आपको जानकारी मैं बताऊंगा, जहां से बहुत सारे बॉटनिकल रिमेन्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर के आसपास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में ही सब संभवतः ये स्थित है, टोकवा आदवा जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बता देंगे क्या है इसका इम्पोर्टेंस, खासकर ये पहले जो पहली जो बॉटनिकल जो आपके प्रमाण है यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। यदि आपको इस पे नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। बेलन वैली में भी स्थित है ये, हाँ, बेलन और आदवा रिवर के बीच में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है ये जो पूरा स्थल है वो स्थित है, ठीक है। नियंडरथल नहीं मिला है भाई साहब, भारत में नियंडरथल कहाँ से आप ला दिए यहाँ पे। ये जो आपका है वो होमो इरेक्टस का जीवाश्म है, किसका है, होमो इरेक्टस का, जिसे हम होमो नर्मदेंसिस के नाम से भी जानते हैं। होमो इरेक्टस का जो जीवाश्म है यहाँ से प्राप्त है, जिसे हम होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस के नाम से भी जानते हैं। कारण ये है कि जो हथनौरा है ये नर्मदा घाटी का स्थान है। कहाँ पर है, नर्मदा वैली का स्थान, और यही कारण है कि जो फॉसिल्स है इसका नाम होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकेगा, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि हथनौरा से ये जो फॉसिल है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, खोजा गया। कोई बता सकता है आप में से कि किसके द्वारा खोजा गया हथनौरा से, और कब खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया, ये दोनों आंसर आपको करने हैं। 'अरुण सोनाकिया', अरुण सोनाकिया के द्वारा जो है 5th में 1861 में जो है इसे क्या किया गया था, खोजा गया। चलिए, तो इस प्रकार से आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुछ अन्य बड़े महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं आपसे उनको डिस्कस किया, आपसे उनको जानने का प्रयास किया, और हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा की। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग फर्दर उसको अगले वीडियोस के माध्यम से जानेंगे। किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी, अब आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपने इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए, ठीक है। 1981 या 1982 के बीच में ही मिला था मुझे जहां तक ध्यान में है। 1982 है क्या, 5 दिसंबर होगा कि मई होगा, दिसंबर होगा वो, मैं कंफ्यूज हो गया।
वहां पे थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5 दिसंबर 1982। मैं उसको करेक्ट करा दूंगा, अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आप लोगों से कि आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने सही किए। आप सभी हर बार अपना आकलन करते हुए चलें। इससे ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। हालांकि बस कहने को 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन से हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो हर सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं। तो यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उनको आप नोट भी करते चलते होंगे। और ये जो पीडीएफ है, आप लोगों का जो ग्रुप है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप उन क्वेश्चन का आंसर देख पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नए सेशन में नए इन्फॉर्मेशन और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।